ओके हमने एनसीआर का फॉर्मूला आपके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किए थे, बट आई एम डिस्कसिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो देखिए, हमने एनसीआर का फॉर्मूला आपको बताया था कि एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ हमने डिस्कस की थी। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस of 10 circles in the plane if no two circles are coincident. ओके, नाउ सी, एक बात बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वी हैव द 10 सर्कल इन द प्लेन लाइक दिस। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट, तो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं? दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, so when two circle intersect, they intersect at 2 points like this. Now similarly, suppose if we have lines like this, please tell me, when two line intersect, the line intersect at only 1 point. तो try to understand that जब आप लाइन के लिए इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, सपोज मैं आपसे पूछूं कि 3 लाइन है तो इनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालो, तो क्योंकि आपको पता है लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे करती है, तो we write 1 into and we select any 2 line out of 3c2. Are you getting my point? Now in case of circle, since the circle will intersect at 2 points, तो पहले तो आप ये बताइए कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2, and out of 10 how many circle you need to select? 10c2. So these many point of intersection will be there. Is that okay? Please do reply. ये बात क्लियर है बेटा सबको? Yes. ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देयर आर 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स on a plane of which 4 points are collinear. इनमें से 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एंड ऑल्सो no 3 of the remaining 6 points are collinear. बाकी 6 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिकली आपके पास प्लेन में 10 पॉइंट हैं, उनमें से 6 पॉइंट्स तो आपके ऐसे हैं जो कि नॉन कोलिनियर है लाइक दिस। उसमें उन्होंने बोल रखा है नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, और 4 जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर। मान लीजिए वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर ऐसे हैं, ए बी सी डी। तो मुझे यहां से इन 10 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन हम निकाल सकते हैं? एक तो सीधा सीधा तरीका है, अगर बच्चा इसमें काउंट कर ले कि सर 10c2, लेकिन इस 10c2 में एक्स्ट्रा काउंटिंग है। क्या एक्स्ट्रा काउंटिंग है? ये जो 4 पॉइंट्स है इनसे तो एक ही लाइन गुजरेगी भाई, तो सबसे पहले तो ये माइनस करेंगे, -4c2। अब जैसे ये 4c2 माइनस किए तो इनमें से एक लाइन भी तो पास कर रही है, सो विल ऐड दैट लाइन। दिस इज द वन वे। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 10c2 आपका बनता है 10 इंटू 9/2 -4 इंटू 3/2 +1
this is 5, that is 45 minus 6 प्लस 1, यानी कि 40 लाइन्स आती है। एक और तरीका है, सेकंड मेथड। हम क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, इसकी काउंटिंग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। एक काम करिए, पहले आप केसेस बना लीजिए। ये 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक तो केस बना लीजिए नॉन कोलिनियर पॉइंट से लाइन निकालने का, तो क्या बन जाएंगे, 6 में से कोई भी 2 पॉइंट, ठीक बात है। दूसरा, कोलिनियर पॉइंट्स, इन चारों कोलिनियर पॉइंट से तो एक ही लाइन निकलेगी, आई एम राइटिंग 1। एंड द थर्ड वन इज, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट मैं यहाँ से ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ से ले लूँ, यानी कि एक तो नॉन कोलिनियर से और एक कोलिनियर से, तो तब भी तो एक लाइन मिल जाएगी। सो दैट इज 1 पॉइंट फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट फ्रॉम कोलिनियर। तो क्या आएगा, 6c1 इंटू 4c1। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल बी हैविंग 6c2 प्लस 1 plus 6c1 into 4c1. Now let us simplify it. It will be 6 into 5 upon 2 plus 1, and this will be 6 into 4, and this is 15 plus 6 plus 24. So we will be having how many cases here? Oh, sorry, it is 1. I'm writing 6, so 1. So again there are 40 straight line. Is that okay? Please do reply. Clear है बेटा सबको solution? हाँ जी, please do reply. Is it clear to everyone? हाँ जी, Yes, sir. okay. अब इसी में मैं आपसे ये पूछ लूँ कि how many triangles can be drawn? How many triangles? तो वो कैसे निकालेंगे भाई? ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो आप 10 में से 3 पॉइंट माइनस करेंगे, 10c3 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इन 10 में ये 4 कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रायंगल नहीं निकलेगी, सो विल सब्ट्रैक्ट दोज केसेस, 4c3. सो नाउ 10c3 इज 10 into 9 into 8 upon 6, and 4c3 is minus 4. So we will be having 2 into 3, that is 4, and 3, that is 120 minus 4. So 116 triangles can be drawn. Is that okay beta? Please do reply. Clear है question सबको? हाँ जी, is it clear बेटा? Clear है बेटा सबको? Yes, sir. Okay. Now we have another question. A box contain 5 different red colors ball and 6 different white balls. एक बॉक्स के अंदर आपके पास 6 तो रेड बॉल्स हैं, मतलब डिफरेंट मीन्स उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं, आइडेंटिकल बॉल्स नहीं है, एंड 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स. द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? That is the question.
यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो केसेस बनाते वक्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम कैसे करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं। हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, पहले तो ये देखिए 6 बॉल्स वी आर सेलेक्टिंग 6 बॉल्स, एंड व्हाट वी नीड एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी हर एक कलर की 2 बॉल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ रेड लिख रहा हूँ, यहाँ वाइट, ऐसा हो सकता है कि 2 बॉल तो रेड हो जाए और 4 वाइट हो जाए। इज दैट ओके? ऐसा हो सकता है कि दोनों की 3-3 हो जाए, या ऐसा हो सकता है ये 4 हो जाए, ये 2 हो जाए। इसके अलावा कोई केस बन सकता है बेटा? प्लीज टेल मी। हियर आई एम राइटिंग No, sir. नंबर ऑफ वेज, क्योंकि एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो रेड कितनी है? सो दिस कैन बी डन 5c2 and then 6c4, and you will then keep adding these cases. We have 5c3 into 6c3 plus 5c4 into 6c2। इनको सबको ऐड कर लीजिए, तो these many cases will be there। In fact, in these many ways we can select the required number of votes। Okay, now we have again a very good question। ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन है, ए डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स is to be selected from a total of 12 students। The question is, in how many ways the delegation be selected? The first case is if two particular students have to be included in the delegation। यानी 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को तो डेलीगेशन में लेना ही है। तो यार अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा है 12 स्टूडेंट्स हैं और वो कह रहा है कि, तो इसका मतलब हमने वो 2 स्टूडेंट्स को, मान लीजिए वो 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी, दीज आर ऑलरेडी इन। मतलब ये मान के चलिए कि भाई टीचर के ये फेवरेट स्टूडेंट है, तो वो तो कहेगी कि इनको तो डेलीगेशन में वो लेके ही जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फिर टीचर क्या करेगी? देखो एक समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सपोज द टीचर इज बायस्ड, ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी इन। ओके, दे आर ऑलरेडी इन। तो अब वो टीचर क्या करेगी? रिमेनिंग जो सिलेक्शन 2 बच्चों को करना है, इन 2 को निकाल के 10 में से करेगी। दैट इज 10c2 वेज। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, इज इट ओके? Yes, sir. अब दूसरा कंडीशन इसमें यह डाल दिया गया कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड। अब इस केस में ऐसे समझो कि यार वो ए और बी या सी और डी ले लो, वो 2 बच्चे टीचर को ये बहुत तंग करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुमको तो मैं डेलीगेशन में नहीं लेके जाऊंगी। तो 12 में से उसने क्या किया, इन 2 बच्चों को तो करे कि तुम तो जाओ अपने घर, तुम्हें नहीं लेके जाना। तो कितने बच गए? 10। और वो कह रहे कि इन 10 में से मैं किन्हीं 4 को सेलेक्ट कर लूंगी। दैट इज 10c4 वेज। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, समझ में आ रही कंडीशन? हाँ जी बेटा, Yes, इज इट ओके और नॉट? yes, sir. अब इस यहाँ Yes, पर sir. और देखिए, एक और केस है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स are always included
are always included and two particular students never included. अब ये क्या बात हुई भाई? वो कह रहे हैं कि भाई 2 बच्चों को तो हमेशा इंक्लूड करेंगे और 2 को बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि इन 12 बच्चों में ए और बी तो टीचर के फेवरेट स्टूडेंट ले लो, ठीक है, जिसको तो उसने लेना ही लेना है, दे आर ऑलवेज इन। और सी और डी वो बच्चे हैं जिन्होंने टीचर के नाक में दम कर रखा है, कहते हैं कि बेटा तुम तो आउट। आर यू गेटिंग इट? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो फिक्स्ड है कि भाई ये तो फेवरेट है, ये तो लेने ही लेने हैं। तो इन चारों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितने बच्चे बच गए? 8। तो 8 में से अब वो 2 बच्चे लेगी तो कितने वे से कर लेंगे? 8C2 वेज। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है बेटा फंडा? प्लीज रिप्लाई। हाँ Yes, जी, sir. ओके। एक और बड़ा अच्छा है इसमें, देखिएगा। फोर्थ केस आई एम टेकिंग, इफ टू particular students do not wish to be together in delegation, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो डेलीगेशन में एक साथ नहीं आना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि अब मान लो वो 2 बच्चे, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है ए और बी, तो हम यहाँ केसेस कैसे बनाएंगे? मान लो ए आ गया तो फिर बी नहीं आएगा, या फिर ऐसा होगा ए नहीं आएगा तो फिर बी आएगा, या फिर ऐसा होगा कि दोनों ही नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग इट? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके नाउ, अगर ऐसा है तो यहाँ नंबर ऑफ वेज अब काउंट करना स्टार्ट करिए। कितने आएंगे इसमें नंबर ऑफ वेज? क्योंकि ए तो आ गया है, यानी कि एक सिलेक्शन तो हो चुका है। ये 2 केस पहले माइनस करिए, कितने बच गए? 10, यानी कि अब 3 लेने हैं तो 10C3 इस केस में। यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 10C3। अब यहाँ पे तो क्योंकि दोनों ही नहीं आए तो 10C4। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात बेटा? So we will be having a total number of cases in this case 10C3 plus 10C3 plus 10C4. Is that okay? You can simplify it. Okay. इसी में considering one more case, if two particular students wish to be included together only in delegation, यानी कि वो दोनों एक साथ आना चाहते हैं, ओनली इन टुगेदर इन डेलीगेशन। इस बात का मतलब देखिए, प्लीज वो कहेंगे सर ये तो पहले वाला ही केस हो गया जो आपने ये कराया था, 2 particular students are all are ये नेवर इंक्लूडेड या ऑलवेज इंक्लूडेड, ये इट इज अ डिफरेंट वन। पहले बात समझिए इसका क्या मतलब निकलता है। इफ 2 particular students wish to be included together only, वो टुगेदर ओनली का मतलब क्या है? या तो दोनों आएंगे एक साथ या फिर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो दोनों केसेस काउंट करने पड़ेंगे बेटा इसमें। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो तब तो 10C2 केस हो जाएंगे, और अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं, भाई यूनिटी है, भाई पक्के दोस्त है, या तो दोनों को इकट्ठा टीचर कहेगी कि दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो, या फिर कह रहे हैं कि भाई हम दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, हम दोनों को एक साथ ही रहना है। सो इट विल बी 10C4। ओके, गॉट इट और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, सो दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ वी हैव अगेन वी हैव इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इसको भी जरा समझने की कोशिश करना। वी हैव वन मोर सिचुएशन।
समझिएगा, इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स refuse to be together and two particular students wish to be together, only in delegation. इस बात को समझिए, वो कह रहा है कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट तो एक साथ रहना चाहते और दो पर्टिकुलर स्टूडेंट एक साथ नहीं रहना चाहते, ओनली इन डेलीगेशन. ओनली इन डेलीगेशन मैटर्स ये वर्ड. एक काम कर लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट द सिचुएशन. मान लीजिए वो दो बच्चे ए और बी है जो एक साथ रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी टूगेदर. मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, टिक करने का मतलब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं. और सी और डी जो बच्चे हैं वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते. सो वी विल बी मेकिंग द केसेस हियर. क्या क्या केस बन सकते हैं जरा समझने की कोशिश करना. भाई ए और बी तो एक साथ रहना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ हमने डाल दिया, ठीक है. ऐसा हो सकता है क्योंकि सी और डी एक साथ नहीं आ रहे तो सी आ जाए और डी ना आए. ये हो जाए कि चलो ए और बी तो दोनों एक साथ आने हैं, भाई यहां से सी ना आए और डी आ जाए. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. ए और बी दोनों आ जाए और क्या हो सकता है, सी और डी दोनों नहीं आए. ठीक है. अब एक और केस बन सकता है क्योंकि ए और बी की तो पक्की आ रही है, ये दोनों क्या है. अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी टुगेदर ओनली इन डेलीगेशन. ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों ना आए और फिर क्या हो सकता है, और इन दोनों को तो एक साथ नहीं आना है. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ क्रॉस लग जाए एंड वी कैन हैव दिस सिचुएशन आल्सो. ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ये ना आए. तो वी हैव टू काउंट दीज मैनी केसेस इन दिस केस. तो यहाँ पर अगर 3 टिक है तो इसका मतलब 3 बच्चे तो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो कितने केसेस क्या बनेंगे, 8C1. इसमें भी 8C1, दे आर 3 टिक. यहाँ कितने बनेंगे, 8C2. आर यू गेटिंग दिस? एंड व्हाट अबाउट दिस, 8C3. 8C3. यहाँ कोई नहीं है तो 8C4. सो यू हैव टू ऐड दीज केसेस. ये दो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 8C1 प्लस 8C2 and then we have 2 times of 8C3 plus 8C4. So these many cases will be there. Is it okay beta? Please tell me. Clear है बेटा? हाँ जी. Yes. Yes. Now we have again a very good question. Let's see what is the question. Question is like this. find maximum finite number of points of intersections of 7 straight lines and 5 circles. बताइए भाई कैसे निकालेंगे. हमारे पास हमें मैक्सिमम निकालने हैं, तो मैक्सिमम कैसे निकलेंगे बता सकते हो? हमें 7 तो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, और 5 सर्कल दे रखे हैं. प्लीज डू रिप्लाई.
तो हमें सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो एक तो हो सकता है कि दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन आ जाए, तो उस केस में क्या आएगा 1 × 7 C2, दिस इज द फर्स्ट केस। और क्या हो सकता है, दो सर्कल्स के बीच का इंटरसेक्शन, यानी कि 2 × 5 C2। इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। थर्ड केस ये भी तो हो सकता है कि सर्कल और लाइन, और सर्कल और लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं? 2 पॉइंट पे करते हैं। तो प्लीज यहाँ क्या करेंगे, 7 में से कोई एक लाइन चूज करेंगे, 5 में से कोई एक सर्कल, और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2 पॉइंट्स पे। सो प्लीज ऐड दीज केसेस। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई, ऐड दीज केसेस। ठीक है बेटा? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. चलिए देखिए अब आगे जरा। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which two integers can be selected from the set 1 2 3 से लेके 12 तक, if the sum of integers is divisible by 3। कैसे करेंगे? हमें यहां से, ये आपको टोटल 1 to 12 इंटीजर्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे दो इंटीजर्स सेलेक्ट करने के उनका सम 3 से डिविजिबल आ जाए। एक बात बताइएगा, व्हेन यू डिवाइड ए नंबर, सपोज एनी नंबर k by 3, so there are 3 types of the numbers possible। या तो नंबर 3k टाइप का होगा, या जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स, या तो 0 रिमाइंडर आएगा यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर रिमाइंडर 2 आएगा। ये 3 कैटेगरी के इस टाइप के नंबर बनेंगे बेटा, प्लीज टेल मी। तो बेसिकली दीज नंबर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 12 नंबर है तो इनके 3 ग्रुप बनेंगे, सब में 4 आएंगे नंबर्स। आप देखिए कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 3 6 9 12, ये 4 नंबर इधर आ जाएंगे। यहाँ क्या आएंगे 1 4 7 10, इन हर केस में रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ आएगा आपके पास 2 5 8 11। अब मुझे वो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 2 नंबर ले ले, तो यहाँ से कितने नंबर हैं, यानी एक केस तो बन गया कि केस 1 के दोनों 3k टाइप के हो, यानी कि 4C2। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। ये भी तो पॉसिबल है बेटा, इन दोनों 3k1 और प्लस 3k+2, इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। यानी कि एक नंबर यहाँ से ले ले और एक यहाँ से, तो दूसरा केस बन जाएगा 4C1 into 4C1। सो वी हैव हाउ मेनी नंबर्स, 4C2 plus 4C1 into 4C1। now 4C2 is equals to 4 into 3 upon 2, this is 4 into 4, and this is 6 plus 16, so there are total 22 numbers of such type। is that okay beta? clear है बेटा सबको ये? please do reply, is it clear or not? हाँ जी बेटा,
क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ओके, और देखिएगा इसी में we have another question. Find the number of ways in which three integers can be selected from the set 1 2 3 से लेके 3n numbers हैं. If sum of integers is divisible by 3. अब हमें 3 इंटीजर चूज करने. तो आपको पता ही है कि जब 3 से डिवाइड करते तो नंबर्स की कैटेगरी कितनी बनेगी? 3 ही कैटेगरी बनेगी, 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, और टोटल 3n नंबर्स है तो सब में nn नंबर्स आएंगे इस टाइप से. 3 6 9 से टोटल देयर विल बी n नंबर्स. Similarly here we have 1 4 7 and here also we have n numbers, and we have 2 5 8 n numbers, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो यार क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल. एक तो ये हो सकता है, व्हाट कैन वी डू? एक बात बताइए, तीनों नंबर यहाँ से भी आ जाए, तीनों नंबर यहाँ से भी आ सकते हैं. अगर यहाँ से इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे 3k प्लस 1 टाइप का, वो भी तो 3 का मल्टीपल बन जाएगा. आप ऐसे देखिए ना, 3k प्लस 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो किसका मल्टीपल बनेगा बेटा? इट विल बी थ्राइस ऑफ 3k प्लस 1. बन गया ना 3 का मल्टीपल. और यहाँ से भी इसको भी 3 बार ऐड करेंगे. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. यानी कि हमारे पास एक तो ये बन गया NC3, यहाँ से कोई भी 3 नंबर, और कोई भी 3 नंबर इस वाले ग्रुप से NC3, प्लस यहाँ से भी NC3. अब और क्या बन सकता है? अब बताइए जरा. अगर इन तीनों को भी ऐड कर दूं तो मैं 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 2, ये भी 3 का मल्टीपल है. यानी यहाँ से सबसे एक एक नंबर यहाँ से ले लिया जाए तो वो भी बन जाएगा. दैट इज NC1 इंटू NC1 इंटू NC1. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. सो वी विल बी हैविंग हियर 3 times of NC3 plus n cube. So these many cases will be there. Is it okay बेटा? क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay. Now we have another question of this category. The question is, find the number of ways in which two integers can be selected from the set 1 2 से लेके 100 if sum of integers is divisible by 5. अब आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कितनी कैटेगरी बनेगी? 5. क्योंकि क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? 0 1 2 3 4. तो नंबर इस टाइप के हो सकते हैं 5k, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3 एंड 5k प्लस 4. और हमें पता है कि ये सारे के सारे नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इस टाइप से आएंगे 5 10, और ये कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर ये आएंगे. 1 6 से लेके 20 नंबर इस टाइप के आएंगे. एंड सिमिलरली सबके 20 20 नंबर आ जाएंगे.
इज इट ओके? अब हमें क्या करना है, दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं और इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए। एक तो बट ऑब्वियस है, दो नंबर आप यहां से ले लो, दैट कैन बी डन इन 20 C2 वेज। इज इट ओके? क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी। और क्या बन सकता है, एक ये केस बन सकता है, एक 5k+1 टाइप का ले लो और एक 5k+4 का। अगर इन दोनों का सम करोगे तो 5 का मल्टीपल आ जाएगा। सो वी हैव फ्रॉम हियर 20C1 इंटू 20C1। और क्या बन सकता है, एक नंबर आप यहां से उठा लो और एक नंबर यहां से उठा लो, दैट इज 20C1 इंटू 20C1। सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 20C2 प्लस ये दो केस काउंट हो जाएंगे, सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 20C1 इंटू 20C1। सो यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर टू गेट द आंसर। इज इट ओके? क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? हाँ जी। Yes. Yes, ओके। sir. अब और देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें परमुटेशन भी यूज होगा और कॉम्बिनेशन भी यूज होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट्स प्रॉब्लम। कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट्स प्रॉब्लम। ओके, आपने पढ़ ही रखा है कि एनपीआर जो होता है वो हमने कैसे डिफाइन किया था, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं सो दैट यू कैन हैव द टेस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है, in how many of the permutation, how many of the permutations of n things, definitely n things are different, taken r at a time will three given things occur together? अब सवाल यहाँ पे देखिए, हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से वो कह रहा है कि तीन पर्टिकुलर थिंग्स एक साथ हो, यानी कि अब वो कौन सी तीन पर्टिकुलर थिंग्स, मान लीजिए वो तीनों पर्टिकुलर थिंग्स है ए बी सी। यार वो तीन हमने ले तो ली, लेकिन ये हमें सेलेक्ट भी तो करनी पड़ेंगी एन में से पहले। आर यू गेटिंग इट? भाई हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो ऐसे से A1 A2 से लेके AN तक n डिफरेंट है, उनमें से ये ए बी सी तीन मैंने ले लिए, लेकिन वो कौन से तीन होंगे तो पहले आपको सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। ओके, तो ये तीन हमें सेलेक्ट करनी है, तो कितनी वैसे, और ये तीन पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है, विल बी थ्री गिवन थिंग्स, तो ये तो तीन तरीके से ही हो जाएंगी 3C3। अब हमें रिमेनिंग चीज़ों को वो करना है, तो n में से हमने तीन निकाल दी, n-3, और हम टोटल कितना सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, r, यानी कि अब r-3 करने पड़ेंगे, यानी कि 3C3 इंटू n-3 CR-3। ओके, अब ये हमें r थिंग्स को क्या करना है, अरेंज भी करना है, सो दैट कैन बी अरेंज्ड इन r फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 5 letters can be formed using 2 vowels and 3 consonants? बताइए जरा,
अब आपके पास कितने वोवल्स होते हैं? वी हैव 5 वोवल्स एंड वी हैव 21 कॉन्सोनेंट्स। तो पहले तो क्या करने पड़ेंगे? सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कौन से दो वोवल हैं? दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 5 C2 वेज। ओके, कितने कॉन्सोनेंट हैं? 3। वो कौन से होंगे? 21C3। देन हमें वर्ड बनाने तो अरेंज भी करना पड़ेगा, तो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल वेज। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात सबको? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Okay, now we have another question. In how many ways 10% can be arranged in a row? Number 1, if between two particular person there are exactly 2 person. अब आप यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने पहले भी इस टाइप की एक फंडा बताया था, बट लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। कहता है कि दो पर्टिकुलर पर्सन्स के बीच में देयर इज एग्जैक्टली देयर हैज टू बी 2 person. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हाउ विल हैंडल दिस द सिचुएशन। मान लीजिए वो दो पर्टिकुलर पर्सन ए और बी है, वो दो पर्टिकुलर पर्सन, और हमसे वो क्या चाह रहा है कि जब भी हम इन 10 पर्सन्स को यहाँ पे अरेंज करें तो क्या हो, इन दो के बीच में हमारे पास देयर हैज टू बी एग्जैक्टली 2 person. मान लीजिए वो दो एग्जैक्टली पर्सन्स हैं, वो अल्फा और बीटा है, यानी कि बाकी जो रिमेनिंग 6 पर्सन्स हैं वो अलग होंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, वो ऐसे। वो हमसे ये चाह रहा, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे पहले ये समझिए। अब मान के चलिए वो ए और बी तो हमारे फिक्स हो गए, क्योंकि ये तो दो पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये तो हमारे फिक्स हो गए। अब हमारे पास कितने पर्सन बचे? प्लीज टेल मी हाउ मेनी पर्सन लेफ्ट? 8। लेकिन उन बचे हुए 8 में से वो कौन से दो पर्सन होंगे जो इसके बीच में आएंगे, तो उसका भी सिलेक्शन करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। तो देखो इस प्रॉब्लम को मैं हैंडल कैसे करूंगा, पहले आराम से समझना। मैं क्या चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज रहे, तो इफ आई विल मेक इट दिस एज अ ग्रुप एंड मेक इट एज अ सिंगल ग्रुप, इसको एक यूनिट काउंट कर लेंगे, विल काउंट इट एज अ 1 यूनिट। तो अब हमारे पास टोटल कितने ये हो गए? 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनको मुझे लाइन पे अरेंज करना है। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज इट? 7 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताइए अल्फा और बीटा अपने आप में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। ए और बी भी अपने आप में अपनी पोजीशंस कितने वे से इंटरचेंज हो सकती हैं? 2 फैक्टोरियल। तो ये तो मैंने अरेंजमेंट काउंट कर लिए, लेकिन अब जो यहाँ बात हो रही है कि ए और बी के बीच में कौन से दो पर्सन आएंगे, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। सो ए और बी तो हमारे फिक्स हो गए, वंस वी हैव टेकन वी हैव फिक्स्ड इट। बाकी 8 में से कोई दो पर्सन कितने वे से सेलेक्ट हो जाएंगे? 8C2। इज इट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो ये बात थोड़ा बी केयरफुल, क्योंकि सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि 2 पर्टिकुलर पर्सन का मतलब है कि यानी कि वो दो पर्टिकुलर पर्सन भाई चहेते पर्सन है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ अब इसी में मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन में। इफ पर्टिकुलर पर्सन A is before particular person B,
ए बी से पहले आए, तो कैसे करेंगे यार? याद करिए, हमने इसको एक वैसे भी बताया था, लेकिन अब परमुटेशन और इससे हम कैसे करेंगे। नाउ सी, हमारे पास 10 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या चाहते हैं कि दो पर्टिकुलर पर्सन, ए पर्टिकुलर पर्सन ए इज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन बी, तो पहले इनके लिए दो पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेंगी। मान लीजिए वो दो पर्टिकुलर पर्सन ए और बी है, जो हमने यहाँ पे कह ही दिया है क्वेश्चन में, तो उनके लिए मुझे पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ बैठा है, तो लेकिन इनके लिए कितनी पोजीशंस ओपन है? 10। तो फर्स्ट यू विल सेलेक्ट 10 पोजीशन, दैट इज 10 C2। इज इट ओके? और क्योंकि ए बी से पहले आएगा, तो ए और बी को खाली एक ही वे से अरेंज किया जा सकता है, ओनली वन वे। इज इट ओके? बाकी जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं, ये जो बच गए 8 पोजीशन, इनको कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? दैट कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। इफ आई सिंप्लीफाई इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी विल गेट सम पैटर्न। ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल into 8 factorial, so we have 10 factorial by 2 factorial। चलो इसको थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करते हैं, ये भी जरा समझने की, समझ में आया बेटा सबको? ये प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। Yes, sir. Okay, now we have one more situation. If particular person A is before particular person B and B is before particular person C, सेम तरीके से करेंगे। अब आप खुद देखिए, सी आपके पास वही फंडा है, आपके पास पहले ये 10 पोजीशंस हैं, तो पहले क्या करेंगे? इनके लिए पहले 3 पोजीशन फिक्स करेंगे बेटा। मान लीजिए कुछ ऐसा है कि यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है और यहाँ सी बैठा है, ये इनकी पोजीशन पहले फिक्स करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? फिक्स कर दी हमने इनकी पोजीशन, लेकिन ये पोजीशन कितने वे से चूज की जा सकती हैं? प्लीज टेल मी, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज दिस 3 पोजीशन? प्लीज टेल मी। 10 C3। और क्योंकि ए बी से पहले आएगा और बी सी से पहले आएगा, तो देर इज ओनली वन अरेंजमेंट। बाकी कितने लोग बचे इसमें? 7। कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। नाउ अगेन व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, यू विल बी गेटिंग 10 फैक्टोरियल by 7 factorial into 3 factorial into 7 factorial. So your final answer is 10 factorial by 3 factorial. So we are obtaining some pattern. तो अब आप समझ भी गए होंगे। अगर अब वो आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि A is before B, B is before C, C is before D, तो your final answer is 10 factorial by 4 factorial. Is it okay बेटा? Please do reply. Clear है सबको ये? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा, वैसे सर्कुलर परमुटेशन अभी जेई मेंस में इंक्लूडेड नहीं है, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सर्कुलर परमुटेशन का। सर्कुलर परमुटेशन क्या है? सर्कुलर परमुटेशन बेटा, चलो इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं। यू टेक ए रोप, मान लीजिए ये कोई रोप है और इस रोप पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं A B C।
अब अगर मैं कह दूं कि इस रोप के आप एंड्स को टाई कर दीजिए, देन यू विल ऑब्टेन ए सर्किल। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या है? दिस इज लीनियर अरेंजमेंट, दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। अब अगर इसको सर्कल पे मैं बांध दूंगा तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि अब ये सर्कल पे शिफ्ट हो गया। एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द लीनियर परमुटेशन वर्सेस सर्कुलर परमुटेशन। एक काम करिए, आई एम जस्ट अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स अरेंज सी ए बी, ओके। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं ना, सी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मान लीजिए सी यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ बैठा है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सपोज इफ आई अरेंज मूव इट क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज में अरेंज कर दूं तो देखिए क्या होगा। इसको जस्ट आई एम मूविंग इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन? सी, आपका बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो वी कैन राइट दिस वे, बी सी ए। Now again if I ask you, okay, please rotate it clockwise. Try to understand it. I am doing the clockwise rotation here. Then what will happen? Please tell me. ये सब अपनी अपनी एक एक पोजीशन गेन करेंगे। तो A will be here, B will be here, and C will be here. So we will be having this arrangement on the line A, B, C. अब आप एक चीज नोटिस करना, इन सारे रोटेशंस में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सर्कल पे बैठे हैं मान लीजिए, तो यहां पर देखिए, अगर आप देखिए ए का यहां पर, अगर इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर ए हियर, तो अब ए के दोनों नेबर देखिएगा। ए का अगर आप देखें तो लेफ्ट नेबर क्या है? बी, और राइट नेबर क्या है? सी। अब यहां पर फिर आप आइए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये रहा ए। अब यहां से फिर देखिए, ए का राइट और लेफ्ट नेबर दोनों वही हैं, जस्ट सी, ए का राइट नेबर सी है, लेफ्ट नेबर बी है। अगेन इफ यू सी, इनके राइट और लेफ्ट नेबर सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अगर सर्कल पे देख रहे हैं तो ये तीनों अरेंजमेंट क्या है? दीज आर ओनली वन अरेंजमेंट। इज इट ओके और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी। ये बात क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई इफ इट इज क्लियर और नॉट। Yes, sir, clear. ओके, अब चलो मैं एक और ले रहा हूं। अब यहां से मान लीजिए, सपोज रादर देन दिस, अभी हमने इसका रोटेशन ऐसे लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते लाइन पे बी ए सी, ध्यान से देखिएगा, यहां बी है, यहां ए है, यहां सी है। Now see, again if I ask you that rotate the clockwise, अब यहाँ पे देखिए, अब ए का लेफ्ट नेबर सी है। अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों केसेस को ले, मैंने क्या किया, सी, आई हैव जस्ट इंटरचेंज द नेबर्स, ओके।
अब मैं रोटेशन कर रहा हूं, व्हाट आई विल ऑब्टेन, व्हाट विल बी देयर, बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा। आई एम जस्ट मूविंग, फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, व्हाट विल हैपन, सी यहां आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा और ए यहां पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, अब यहां पर देखिए, दिस इज सी बी ए एंड दिस इज ए सी बी। अब आप देखिए सर्कल पे, क्या आप यहां पे देख रहे हैं ए के नेबर बदले, नहीं बदले। नाउ सी, एक यानी कि यहां पर तीन लीनियर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सर्कुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। ये तीनों एक ही हैं। यहाँ पर भी ये देखिए तीन लीनियर अरेंजमेंट है और यहाँ पर हमें एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। सो व्हाट वी कंक्लूड हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, अगर हम यहाँ पर ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं लाइन पे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनते हैं, 3 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू काउंट दिस, how we are going to count this, number of circular arrangements of 3 objects कितने आ रहे हैं यहाँ पर, how many we are getting, 2। तो basically how we are, now see how will generalize this situation, corresponding to 3 linear arrangements we have one circular arrangement। Are you getting this? Corresponding to 3 linear arrangements we have one circular arrangements। Are you getting it? See, अगर आप यहां पे देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं C स्टैंड फॉर सर्कुलर, L स्टैंड फॉर लीनियर। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स यहां 3 ले रहा हूं, ठीक है, तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 लीनियर अरेंजमेंट मिल रहे हैं ऐसे। सो नाउ हाउ वी डिफाइन इट, द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स। कितने हैं ये, 3 फैक्टोरियल। सो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ फॉर्मूला ये बनता है कि इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स are arranged on circle, then number of circular permutations is n factorial divided by n, that is n minus 1 factorial। ऐसा इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप सर्किल पे 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहेंगे तो किसी एक को फिक्स करेंगे एक तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा। तो अगर आप देखेंगे दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है, ए तो अपना वहीं पे फिक्स रहेगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ B आ जाएगा। इज दैट ओके? अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, A B C D, तो मुझे एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? आई हैव टू फिक्स वन। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है सबको? तो अगर 4 आएंगे तो तब कितने बनेंगे,
किसी एक को फिक्स कर दिया ए को, तो बाकी रिमेनिंग इनको कितने वे से आप अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। यानी कि बेसिकली अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो एक को फिक्स करने के बाद ये बचेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है फॉर्मूला सबको बेटा? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। तो ये आपका परमुटेशन अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ मोर देन एनफ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि मैं बीटी में कवर करूँगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बीटी, और 12th क्लास के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एमएनडी चल रहा है। तो आज एक तो मुझे लग रहा है कि बहुत